आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बेटा जो आपकी वर्कशीट है शिक्षा निर्देशालय द्वारा जो आपकी वर्कशीट नंबर बेटा आज की जो है आपकी 8 सोशल साइंस की जो आपकी बुक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इसका जो बेटा एक चैप्टर है आपका संविधान वाला जो चैप्टर है उसका ही टॉपिक है बेटा आपका संविधान बनने की प्रक्रिया एवं संविधान के मुख्य लक्षण। आपकी वर्कशीट नंबर बेटा 8 है, क्लास 8। तारीख है बेटा आज 19/10/2020। तो चलिए बेटा हम कुछ संविधान बनने की प्रक्रिया के बारे में हम देखते हैं और पढ़ते हैं और इस वर्कशीट के माध्यम से समझते हैं। बेटा अभी लास्ट वर्कशीट में जो हमने इससे पहली वर्कशीट नंबर 7 थी उसमें हमने देखा कि जो हमारा बेटा संविधान है जो हमारा संविधान है 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। और जो हमारा संविधान है बनकर तो बेटा कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू बेटा कब किया जाता है? लागू होता है बेटा 26 जनवरी सन 1950 को। तो चलिए बेटा अब देखते हैं कि जो हमारी संविधान बनने की जो प्रक्रिया है क्या क्या थी। चलिए देखते हैं बेटा हम इसके अंदर। संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों में आने लगे थे कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि बेटा जो हमारा देश था वो क्या था बेटा? गुलाम था। अंग्रेज़ों ने बेटा कब्जा कर रखा था। उपनिवेशवाद था हमारा भारत, अर्थात अंग्रेज लोगों के कब्जे में था। तो जो हमारे देश को आज़ाद कराने में जो भी राष्ट्रवादी जो नेता थे हमारे देश के, तो उनके मन में एक विचार आने लगा कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा तो हमारा देश किस प्रकार का होना चाहिए, हमारे देश के लिए कौन कौन से नियम और कानून होने चाहिए। तो ये क्या है बेटा? स्वतंत्रता संघर्ष मतलब आज़ादी के संघर्ष के दौरान ये बात उठने लगी थी। किस चीज़ की? एक नियम कानून अर्थात स्वतंत्रता अर्थात एक संविधान की। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होगा। तो ये बेटा ये भी बात उठने लगी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, तो सभी लोग चाहे वो किसी भी जाति धर्म रंग रूप अमीर गरीब कैसे भी हों, किसी भी प्रकार के होंगे, सभी को किसी भी प्रकार का मतलब क्या हो गया बेटा? वो चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसका पहनावा खान पीन रहन सहन कैसा भी हो, अमीर गरीब हो, सभी लोगों को बेटा समान अधिकार मिलेंगे और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार मिलेगा। सरकार में हिस्सेदारी का बराबर का अधिकार बेटा मतलब ये हो गया कि सभी लोगों को बेटा क्या मिल जाएगा? वोट डालने का अधिकार। जो 18 साल या 18 साल से ऊपर के लोग होंगे उन लोगों को वयस्क मताधिकार अर्थात वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन बस वो पागल ना हो बेटा वो व्यक्ति, और उन लोगों को क्या है? वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। वो सभी क्या है? वो चुनाव में वोट डालकर वो है अपनी सरकार को अपने पसंदीदा नेता को अर्थात जिसको पसंद करते हों वो अपने फेवरेट लीडर्स को वो चुन सकते हैं। परंतु इतनी विविधताओं वाले हमारे देश के लिए ये काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था। आप सभी जानते हो कि बेटा भारत इतना बड़ा विशाल देश है, इतना बड़ा देश है, तो किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी कि वो अकेला ही क्या नाम है हमारे संविधान को बना दे। इस काम को करने में लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। अब देखिए बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे संविधान को बनाने में लगभग 300 लोगों ने क्या है? महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। तो बेटा हम ये कहेंगे कि संविधान सभा कब गठित किया गया? तो आप बताएंगे सन 1946 में। इसके लगभग कितने सदस्य थे? 300 सदस्य थे। संविधान सभा की बैठकें लगभग अगले 3 साल तक होती रहीं, तब जाकर भारत का संविधान बना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारी संविधान सभा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के
जो प्रारूप समिति है बेटा, जो उसका जो मतलब एक मॉडल जो तैयार पूरा करना था, उसके जो बेटा हमारे अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और आप ये भी जानते हो जो संविधान सभा की जो बैठकें हैं बेटा, वो लगभग 3 वर्ष तक क्या है बेटा, चलती रही थी, 3 साल तक चलती रही थी। और अर्थात हमने पीछे भी पढ़ा भी था ना, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक चलती रही। और तब जाकर हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को जाकर हमारा संविधान लागू हुआ। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है? संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या कह दी, एक जिम्मेदारी थी। अब क्या जिम्मेदारी थी इन संविधान सभा के जो सदस्य थे, ये 300 सदस्य थे, इनके सामने बेटा क्या जिम्मेदारी थी? हमारे देश में कई समुदाय थे, आप सभी जानते हो बेटा, हमारे देश में बेटा कई समुदाय हैं, जाति, धर्म, रंग, रूप, पहनावा, खान है ना, बहुत भाषा सबकी अलग अलग है ना, के प्रकार के लोग हैं। उनकी ना तो भाषा एक थी, और ना एक धर्म था, और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। आप अभी बेटा आप साउथ में चले जाए, दक्षिण भारत में चले जाएं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है ना, और केरल में चले जाएं, और आप देखेंगे उनका कल्चर बेटा बिल्कुल उत्तर भारत के लोगों से बिल्कुल अलग है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, अर्थात बेटा उत्तरी पूर्वी राज्यों में चले जाएं, जिसमें आपका नागालैंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आप बेटा इन राज्यों में चले जाएँ तो आप उनका बिल्कुल बेटा कल्चर, संस्कृति अलग देखोगे, भाषा है उनकी अलग है ना, धर्म अलग अलग हैं बेटा। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के बेटा धर्म है और सभी का कल्चर अलग है, भाषा बोली अलग है। अब समस्या ये थी कि सब लोगों के लिए किस प्रकार के अधिकार बनाए जाएं, है ना, एक ऐसा अधिकार हो जो सब लोगों के लिए एक जैसा हो। तो चलिए देखते हैं बेटा आगे। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। आप सभी जानते हो बेटा हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो जब ये लिखा जा रहा था तो उस समय बेटा देश की स्थिति बहुत सही नहीं थी, आप बहुत ज़्यादा उथल पुथल से गुजर रहा था। आप जानते हो आज़ादी के समय क्या है, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय क्या है, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हिंदू और मुसलमानों का भी बेटा, हज़ारों की संख्या में मुसलमान और हिंदू मारे गए, और भी जाति धर्म के लोग मारे गए। तो मतलब एक और आर्थिक संकट भी था, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, भुखमरी थी, बेरोजगारी थी। तो एक आर्थिक संकट से भी क्या है भारत गुजर रहा था। लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। लेकिन बेटा जो हमारे ये सदस्य थे, संविधान सभा के जो ये सदस्य थे, इन्होंने बेटा एक बहुत ज़्यादा निष्ठापूर्वक, शांतिपूर्वक तरीके से एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसमें राष्ट्रीय एकता दिखाई देती है। अर्थात हम सभी जानते हैं कि भारत में विभिन्न जाति, धर्मों, कल्चर के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। उन सब के लिए बेटा एक ऐसा संविधान बनाया गया जिससे क्या है सभी लोगों में क्या है बेटा एकता दिखाई देती है। मतलब इतनी विविधता होने के बावजूद भी बेटा क्या है, हम सब लोग हैं, एक हैं, क्या है, हम सभी एक भारतीय हैं, हम सभी अपने आप को भारतीय समझते हैं, किसी के प्रति कोई देश भावना नहीं रखते। तो हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारे देश में इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, हम सभी एक हैं, अर्थात राष्ट्रीय, हम अपने देश के प्रति क्या हैं, एक हैं। अब आगे देखते हैं बेटा संविधान के मुख्य लक्षण और आयाम। तो बेटा संविधान के मुख्य लक्षण चलिए बेटा देखते हैं। संघवाद, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, संघवाद इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा फेडरलिज्म बोलते हैं। अब देखिए संघवाद का मतलब बेटा क्या होता है, मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में बताता हूँ। संघवाद का मतलब क्या है बेटा, जो भी देश है, चाहे कोई भी देश है बेटा, जहाँ पर ना 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती हैं उसको बेटा संघवाद कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। तो देखिए बेटा ये क्या दिखा रखा है कि देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए क्या है, विभिन्न स्तरों पर सरकार का क्या है, अलग अलग होना क्या कहलाता है,
क्या कहलाता है बेटा? संघवाद कहलाता है। उदाहरण के लिए बेटा हम अपने देश को ले लें। हमारे देश में बेटा 3 स्तर की सरकार है। अगर एक स्तर की सरकार होती बेटा इतना बड़ा देश तो बेटा नहीं चल पाता। इतना बड़ा पूरे देश को चलाना बहुत असंभव सा हो जाता। तो हमारे देश में बेटा 3 स्तर की सरकार है बेटा। प्रथम स्तर की सरकार बेटा प्रथम स्तर की सरकार को बेटा केंद्र स्तर की सरकार बोलते हैं या इसी को बेटा राष्ट्रीय स्तर की सरकार बोलते हैं, या नेशनल गवर्नमेंट भी आप इसको कह सकते हैं, या संघ की सरकार भी बेटा इसी को बोला जाता है। तो हम इसको बेटा हमने क्या कह दिया बेटा? केंद्रीय सरकार। तो इस समय बेटा अगर हम बात करें पूरे भारत के लिए, आप देखेंगे बेटा पूरे भारत के लिए पूरे भारत के लिए एक सरकार है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? केंद्र की सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप सभी जानते हैं इस समय केंद्र की सरकार में बेटा केंद्र की सरकार बेटा कौन सी पार्टी की है इस समय? आप सभी जानते हैं भाजपा पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के इस समय पूरे देश के लिए एक सरकार है। तो जिसके मुखिया बेटा कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला बेटा जो आपका प्रश्न है बेटा दूसरे स्तर पर या द्वितीय स्तर पर बेटा? राज्य स्तर पर। हम इसको बोलते हैं बेटा राज्य स्तर पर, अर्थात सभी राज्यों के लिए क्या है? अपनी राज्य स्तर की गवर्नमेंट होगी, जिनको बेटा हम स्टेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं या राज्य सरकार भी बोलते हैं। आप सभी जानते हैं बेटा हमारे भारत में जो 28 राज्य हैं और 28 राज्यों के लिए बेटा क्या है? अपनी अपनी क्या है? उनकी क्या है? गवर्नमेंट है, राज्य स्तर पर सरकार है। और जो बेटा 9 केंद्र शासित हैं उनमें भी क्या है? अपने अपने स्तर पर वो। वैसे तो जो बेटा केंद्रीय स्तर की सरकार है वहाँ पर केंद्र का शासन है, लेकिन जैसे आपका दिल्ली है बेटा, दिल्ली में क्या है? दिल्ली भी केंद्र शासित राज्य है, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा? विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो अब उदाहरण के लिए चलिए हम बेटा उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बेटा हम देखेंगे किसकी गवर्नमेंट है? आप देखेंगे वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। हम राजस्थान ले लें बेटा। राजस्थान में भी जो राजस्थान है वहाँ पे भी क्या नाम है वहाँ पे किसकी गवर्नमेंट है बेटा? कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट है। तो वो बेटा राज्य स्तर की सरकार हो गई। पूरे देश के लिए क्या? पूरे देश के लिए एक सरकार हो गई। वो क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम संघ की सरकार बोलते हैं, केंद्र की सरकार भी बोलते हैं बेटा। तीसरे स्तर की सरकार को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। इसमें बेटा हम बांट देते हैं पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निगम में। अगर बेटा हम शहरों में रहते हैं तो हम बेटा जो तीसरे स्तर की हमारी गवर्नमेंट है तो उसको हम बोलते हैं नगर निगम प्रशासन। अगर हम बेटा गांव में रहते हैं तो बेटा हम पंचायती राज व्यवस्था हम उसको बोलते हैं। तो हमारे देश में बेटा 3 स्तर की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को बेटा हम 2 भागों में बांट देते हैं। किस में? एक पंचायती राज व्यवस्था में और एक नगर निगम प्रशासन में बांट देते हैं। इसकी वजह है बेटा, अब इसकी वजह क्या है? अगर हम 3 स्तर पर बेटा गवर्नमेंट को ना बांटे तो आप सभी जानते हैं भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार होता है। तो बेटा कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें क्या है गवर्नमेंट जो राज्य की सरकार है वह क्या है? स्वयं निर्णय ले सकती है। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ भी दी गई हैं। तो बेटा वैसे हमारा संविधान है वो उसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं। सूचियों से तात्पर्य बेटा कि किस गवर्नमेंट का कौन सा काम होगा। चलो मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण बता देता हूँ। 3 सूचियाँ बेटा कौन सी हैं? एक तो बेटा केंद्र सूची हो गई, एक बेटा राज्य स्तर की सूची हो गई और एक हो गया समवर्ती सूची। तो बेटा केंद्रीय जो सूची है, जो प्रथम सूची है, उसके अंदर बेटा जैसे आपके विदेशी मामले हो गए, रक्षा से संबंधित मामले हो गए, तो इस रेलवे से संबंधित हो गए, तो वो सभी बेटा केंद्र सरकार देखेगी। और जो बेटा राज्य सूची है उसमें आप देखेंगे बेटा नहरों से संबंधित हो गया, पुलिस से संबंधित हो गया, कृषि से संबंधित हो गया, तो वो राज्य स्तर की गवर्नमेंट देख सकती है। बेटा एक होता है समवर्ती सूची में बेटा हो गया आप सबसे अच्छा उदाहरण है बेटा शिक्षा का है। शिक्षा में बेटा क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है और राज्य स्तर की सरकार भी काम करती है, तो दोनों मिलकर ही काम करती है शिक्षा के लिए। तो ये समवर्ती सूची है। इसके बारे में बेटा आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। चलिए बेटा आपके लिए कुछ काम है, कुछ एक्टिविटीज़ है। तो ये एक्टिविटीज़ बेटा क्या है आप देखिए। इस एक्टिविटीज़ में क्या दिया हुआ है? आप अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद, एमपी, विधायक, एमएलए जिनको बोलते हैं बेटा सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए बेटा हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो
निगम पार्षद का नाम लिखिए और पता लगाइए कि किस प्रकार की सरकार केंद्र, राज्य या अन्य के अंतर्गत काम करते हैं। तो बेटा आपको ये पता करना है अपने आसपास के जो एमपी हैं, अपने जो आपके क्षेत्र के एमपी हैं, विधायक हैं और निगम पार्षद है, उनका नाम लिखकर बताना है और ये भी बताना है कि वो किस प्रकार की गवर्नमेंट में काम करते हैं। तो देखिए बेटा, जो एमपी होगा वो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, और जो विधायक हो जाएगा बेटा वो राज्य स्तर का हो जाएगा, और जो आपके निगम पार्षद होंगे वो किसके होंगे, वो बेटा आपके स्थानीय स्वशासन अर्थात नगर निगम के होंगे। तो आपको अपने क्षेत्र के इन तीनों गवर्नमेंट का नाम भी लिखना है। तो चलिए बेटा, हम अब आपके प्रश्न उत्तर को देखते हैं, जो आज के आपके प्रश्न उत्तर हैं इस वर्कशीट के। संविधान का निर्माण करते समय संविधान के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी? बेटा कौन कौन सी चुनौतियाँ थी? चुनौतियाँ तो बेटा यही थी कि जो हमारा जो देश है, सबसे बड़ी बेटा यहाँ से आपको उत्तर लिखना है। प्रथम का संविधान सभा के सामने जो चुनौतियाँ थी, क्या चुनौती थी? हमारे देश में कई समुदाय के लोग थे, उनकी ना तो भाषा एक थी और ना ही एक धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी, वैसे भी है ना, तो एक जैसी चुनौती ये नहीं थी। तो चुनौती यही थी कि इन सब को क्या नाम है, एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना इनके लिए कि सभी क्या है एक साथ मिलजुल कर रहें और सभी लोग एक समान रहें और सभी लोगों को समानता का अधिकार मिल सके, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो सके। तो आप लिखेंगे बेटा कि देश में कई समुदाय के लोग थे, उनकी ना तो भाषा एक थी और ना एक धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी, और इनके लिए एक ऐसा दस्तावेज और तो हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए इनके लिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना था जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान भी दिखाई दे। तो ये बेटा आपका पहले का आपका उत्तर है। असंघवाद से आप क्या समझते हैं? तो बेटा संघवाद से क्या तात्पर्य हो गया, आप यहाँ से आप लिख देंगे इसका उत्तर। इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। आप ये भी लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार का होना संघवाद कहलाता है। हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं? तो बेटा आप लिखेंगे हमारे देश में 3 स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं। कौन कौन सी बेटा? केंद्र स्तर पर हैं, राज्य स्तर पर हैं और स्थानीय स्वशासन पर हैं, अर्थात केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और पंचायती नगर निगम। तो ये आपका बेटा प्रश्न नंबर 3 हो गया। हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है? तो बेटा हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत एक विशाल देश है और इसके लिए क्या है, और भारत एक विशाल देश है, विशाल देश होने के साथ साथ में क्या है, जो सभी राज्य हैं उनको क्या है कुछ मुद्दों पर फैसले लेने की स्वतंत्रता दी गई है। अगर एक स्तर की सरकार होगी बेटा तो वह सभी के लिए सही प्रकार से काम नहीं कर पाएगी, इसलिए संघवाद का होना ज़रूरी है, जिससे क्या है सभी देशवासियों के लिए सभी राज्य अपने अपने स्तर पर अपने राज्य के नागरिकों के लिए नियम कानून और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू कर सकें। तो आप लिख सकते हैं बेटा यहाँ से उत्तर, विशाल देश हमारे भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वतः अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं, इसलिए क्या है संघवाद का होना बेटा हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बेटा अगर एक स्तर की सरकार होगी हमारे देश के अंदर तो इतने बड़े विशाल देश को चलाना बेटा संभव नहीं होगा, इसलिए बेटा क्या है हमारे देश में क्या है संघवाद की व्यवस्था की गई है ताकि 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार हो सके और वह अपने देश के नागरिकों के लिए अपने कल्याणकारी योजनाएं, नियम और कानूनों को सही प्रकार से बना सके। तो बेटा ये आज की आपकी जो वर्कशीट थी, आज ये बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। कोविड से संबंधित बेटा एक संदेश है आपकी, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा आप लोग अपने घर में रहें, मास्क पहने और घर से बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। तो बेटा साबुन से अपने हाथों को साबुन से धोएं। तो धन्यवाद बेटा, आज की ये वर्कशीट आपकी बेटा कंप्लीट हुई। आप